लेक्चर में हमने देखा था स्कोप एंड मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इस बार हम लोग देखेंगे मेटाफिज़िक्स। सो अंडरस्टैंडिंग मेटाफिज़िक्स एंड इट्स रिलेशन टू द वर्ल्ड। Metaphysics is a fundamental branch of philosophy that explores the fundamental nature of reality, existence and the universe. So the fundamental nature है reality का, existence का और universe का, उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो वो मेटाफिज़िक्स होता है। और ये ब्रांच किसका है? फिलॉसफी का ही एक ब्रांच है। It seeks to answer profound abstract questions that go beyond the scope of empirical science, such as what is being, what is the ultimate substance behind appearance, जो भी चीज़ें हमको दिख रही है उसके पीछे का अल्टीमेट सब्सटेंस क्या है, किस चीज़ से बना है, एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये सब मेटाफिज़िक्स में आते हैं, जो रियलिटी से डील करते हैं, जो एग्जिस्टेंस से डील करते हैं, जो यूनिवर्स से डील करते हैं। इसके काफ़ी सारे की एरियाज़ है। तो जैसे कि इट इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू की एरियाज ऑफ इंक्वायरी लाइक ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, नेचुरल थियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मीन्स क्या है? द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट, कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, किन चीज़ों का अस्तित्व है। हाउ दे आर कैटेगराइज, उनका कैटेगराइजेशन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। एंड द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑल द ऑल एंटिटीज़ दैट दे शेयर। एसेंशियल फीचर्स, मेन फीचर्स कौन से जो ये सब आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जिस्टेंस की बात करें तो हम लोग बोलते हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सब चीज़ें लिविंग थिंग्स है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों में जान नहीं है तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग है, प्राण नहीं है। सो इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये ऑन्टोलॉजी की स्टडी में आता है, क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है, क्या चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। देन कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल, पूरे यूनिवर्स की जो पढ़ाई है एज ए होल, वो कॉस्मोलॉजी में आएगा। इट्स ओरिजिन, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, उसका बिगनिंग क्या था, देन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और अल्टीमेट फेट क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो ये सब बातें हम कॉस्मोलॉजी में करते हैं। देन वी हैव नेचुरल थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ ए हायर पावर और गॉड। जब हम किसी हायर पावर की, अल्टीमेट पावर, गॉड, कोई एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, तो ये जो स्टडी होती है ये सब आती है थियोलॉजी में। इसको थियोडिसी भी बोलेंगे। थ्रू रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन, ये कैसे करेंगे हम लोग? रीज़न और ऑब्जर्वेशन से। मीन्स हम लोग लॉजिकल रीजनिंग लगा के, कुछ ऑब्जर्वेशंस करके पता करेंगे कि अल्टीमेट पावर क्या है, वो कैसे काम करता है। सो ये सब चीज़ें जो पढ़ाई आ रही है वो आपका थियोलॉजी हो गया। रैदर देन रिविलेशन, ये रिविलेशन से नहीं होगा, कुछ रिवील नहीं हो रहा है, कुछ सामने नहीं आ रहा है, बट ऑब्जर्वेशन और रीज़न की मदद से हम लोग पता करते हैं इन बातों के बारे में, तो आपका थियोलॉजी में आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज़ है इंक्वायरी के जो मेटाफिज़िक्स में आते हैं। देन मेटाफिज़िक्स एंड इट्स रिलेशन टू नेचर, मैन एंड सोसाइटी। मेटाफिज़िक्स का नेचर के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे मैन लिखा है, मीन्स सिर्फ मैन नहीं, वुमेन भी है, सभी है इसके अंदर, लेकिन जस्ट लिखने के लिए हम लोग मैन लिखते हैं। सो मेटाफिज़िक्स का रिलेशन क्या है इन तीन से? द कोर मेटाफिजिकल बिलीफ्स a person or society holds have far reaching implications for how they understand and interact with the world। ये तीन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है और जो सोसाइटी है, ये वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे अंडरस्टैंड करती है, कैसे समझती है वर्ल्ड को, ये सब चीज़ें मेटाफिज़िक्स पे बहुत डिपेंड करती है। मीन्स मेटाफिज़िकल बातें इंसान की सोच को घड़ती है। हम लोग यूनिवर्स को, नेचर को, चीज़ों को कैसे देखते हैं, ये कहाँ से आता है, हमारे मन में कहाँ से आ रही है बातें कि हाँ भाई ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में प्राण होते हैं, अगर हम उस पेड़ काट देंगे तो उसमें से प्राण चले जाएंगे, वो मर जाएगा। तो ये सब बातें क्या है? ये सब फिलोसॉफीज़ है। ये कहाँ से आया? ये मेटाफिज़िक्स से आया। सो नेचर, मेटाफिज़िक्स डिटरमाइंस हाउ वी व्यू द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आजू बाजू की फिजिकल वर्ल्ड को हम कैसे देखते हैं, ये मेटाफिज़िक्स डिटरमाइन करता है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं कि वर्ल्ड में कुछ लोग बोलते हैं मोनिज़म में बिलीव करते हैं, कुछ लोग डुअलिज्म में बिलीव करते हैं कि डज नेचर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फंडामेंटल सब्सटेंस। पूरी दुनिया एक सिंगल सब्सटेंस से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया एनर्जी है, पूरी दुनिया वाइब्रेशन है, पूरी दुनिया मैटर है, पूरी दुनिया जस्ट स्पिरिट है। तो ये मोनिज़म हो गया। पूरी दुनिया जो है वो एटम से बनी हुई है। ये सब क्या है? मोनिज़म, एक ही चीज़ से बनी है। डुअलिज्म में क्या आता है? टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस लाइक मैटर
एंड माइंड, दो चीज़ें, माइंड अलग है, मैटर अलग है, बॉडी अलग है, मन अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, और आपका फिजिकल मैटर अलग है। तो ये सब हो गया आपका डुअलिज्म, जिसको द्वैत बोलते हैं, दो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। देन मटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, ये एग्जाम्पल्स है नेचर में मेटाफिजिक्स के। मटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, इज नेचर प्योरली फिजिकल मटेरियल मटेरियलिज्म, और इज इट फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल, ये आइडियलिज्म हो गया। पूरी दुनिया मटेरियल से बनी हुई है, ये जो विचारधारा है ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है या मटेरियल वर्ल्ड है, तो ये मटेरियलिज्म हो गया ये। अगर हम बोलते हैं पूरी दुनिया स्पिरिचुअल है या फिर मेंटल है या फिर जस्ट एक सोच है या फिर एक कॉन्शियसनेस है सिर्फ, सो दैट इज़ आइडियलिज्म। Then we have causality and law. Does nature operate under strict, unchanging, deterministic laws of cause and effect, or is there an element of randomness or chance? पूरी जो दुनिया है वो एक स्ट्रिक्ट लॉज के अंडर अनचेंजिंग रूल्स पर चलती है क्या, या फिर ये सब रैंडमनेस है, चांस है, बाई चांस हो रहा है, सब कुछ केओटिक है, सब कुछ केओस है। तो ये बातें कॉजैलिटी एंड लॉ में आ जाती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नेचर में हम लोग मेटाफिजिक्स जो देखते हैं। देन अवर मेटाफिजिकल स्टांस ऑन नेचर इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल एथिक्स टू साइंटिफिक इंक्वायरी। एनवायरमेंटल एथिक्स मीन्स जो हमारे एथिक्स है कि भाई पेड़ नहीं काटना चाहिए या फिर एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट के प्रति, ये एथिक्स होगा एनवायरमेंटल एथिक्स। सो मेटाफिजिकल स्टांस जो है, हमारी जो फिलॉसफी बनती है मेटाफिजिक्स के कारण, उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे रहना है एनवायरनमेंट में। और जो साइंटिफिक इंक्वायरी है उस पर भी मेटाफिजिक्स का बहुत बड़ा रोल आता है। देन वी हैव मैन। Metaphysics is central to the concept of human being. Mind body problem. What is the relationship between mind, consciousness, soul, spirit, and the body? Is the mind merely an emergent property of the brain, or is it a distinct non physical entity? Mind एक ब्रेन का ही प्रॉपर्टी है या एक डिस्टिंक्ट नॉन फिजिकल एंटिटी है, नॉन मटेरियलिस्टिक एंटिटी है? तो माइंड बॉडी का जो प्रॉब्लम है, माइंड है तो कहाँ है बॉडी में, या फिर बॉडी का ही पार्ट माइंड है क्या, या फिर ब्रेन ही माइंड है क्या? तो ये फिलोसॉफीज़ जो है, ये हमारी जो बिलीव्स है, ये काय पे बनती है, मेटाफिजिक्स में से बन रही है। और इसका हमारे ह्यूमन नेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। देन फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म। डू ह्यूमन पजेस फ्री विल? क्या ह्यूमन की अपनी फ्री विल होती है, वो अपनी मन से करते हैं, द एबिलिटी टू मेक जेन्यून चॉइसेस, और आर अवर एक्शंस फुल्ली डिटरमाइंड बाय प्रिसीडिंग कॉजेस एंड नेचुरल लॉज? या फिर ये कुछ नेचुरल लॉज है, कुछ प्रिसीडिंग कॉजेस है जिस पर हमारी जो एक्शंस है वो डिटरमाइन करते हैं। जो बोलते हैं ना कुछ लोग कि हम हमारी मन से नहीं करते, कोई चलाता है हमें, हम कठपुतली है। सो ये सब बातें आपका, ये फिलॉसफी जो बन रही है ये आती है आपकी ह्यूमन नेचर में, जो मेटाफिजिक्स का एक सब ब्रांच बोलेंगे हम जिसे, कि मेटाफिजिक्स कैसे हमारे ह्यूमन नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी सोच विचार को इन्फ्लुएंस करता है। फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म। देन आइडेंटिटी। What constitutes personal identity over time? What makes a person the same person from childhood to old age? हम बोलते हैं हम एक ही पर्सन है बचपन से लेके बड़े हुए जब तक, हमारा बॉडी चेंज हो जाता है लेकिन हम अंदर से इंसान तो एक ही है। सो व्हाट मेक्स अस द सेम पर्सन? सो ये जो आइडेंटिटी हमारी बना रही है ये कैसे बन रही है, ये जो फिलॉसफी है, ये सब आता है हमारा ह्यूमन नेचर के अंडर। सो द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ मैन डिक्टेट्स आइडियाज़ अबाउट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेटाफिजिकल व्यूज़ जो है, जो भी फिलोसफीज हम रखते हैं, वो क्या डिक्टेट करती है, वो क्या चलाती है? हमारी आइडियाज़ अबाउट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक दूसरे को मदद करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, तो ये एक फ़िलासफ़ी है। हम जो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा होगा, तो ये क्या है? अगेन दिस इज़ अगेन अ फिलोसॉफी। देन जस्टिस। जस्टिस के बारे में जो भी बातें होती है, ये जस्टिस में बहुत बड़ा काम आता है, क्योंकि जस्टिस में हम लोग कुछ फिलोसफीज़ रखते हैं कि ओके ये सही है ये गलत है, तो वो फिलोसफीज़ बन कैसे रही है, वो आइडियाज़ बन कैसे रही है। एंड द पर्पज़ ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या पर्पज़ है? कुछ लोग बोलते हैं लाइफ का पर्पज़ है इन्जॉय करना, कुछ कहते हैं लाइफ का पर्पज़ है दूसरों की मदद करना। तो ये अगर अलग अलग फिलोसफीज़ है, तो ये हमारी जो फिलोसफी बन रही है, तो ये मेटाफिजिकल व्यू जो है उस पर से बन रही है कि हमारी एक सोच बन जाती है। देन सोसाइटी पर मेटाफिजिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? Metaphysics underpins the fundamental structure and values of a society. Collective reality. Does society's existence extend beyond the sum of its individual members, or is it merely a construct of individual agreements? सभी इंडिविजुअल मेंबर का अपना अपना विचार होता है, या फिर ये सब मिल के एक एक सोसाइटी तैयार होती है, सबकी विचारधारा मिल के फिर एक सोसाइटी जाती है, या फिर कोई एक आदमी सोचता है और उसके पीछे सब लोग चले जाते हैं? सो ये कलेक्टिव रियलिटी। Then moral and social reality are concepts like justice, rights, morality objective, universal realities,
a metaphysical opposition, or are they merely subjective culturally determined conventions? ये जो है जस्टिस हो गया, राइट्स हो गए, मॉरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या ये यूनिवर्सल रियलिटी है? क्या सब जगह सेम होता है, मेटाफिजिकल पोजीशन है, या फिर जस्ट कल्चर के हिसाब से अलग की मीन्स किसी देश में कहेंगे कि ओके चोरी करना ठीक है, तो किसी देश में कहेंगे चोरी करना गलत है। सो ये जो व्यूज़ है ये यूनिवर्सल है, सभी जगह सेम है, या फिर सब लोग ये सोसाइटी के हिसाब से सब्जेक्टिव है, हर जगह अलग अलग चेंज होता रहेगा? तो ये बातें आपकी मेटाफिजिक्स में आती है। देन societal organization often reflects a collective metaphysical understanding of human nature and reality. For example, a society that believes in inherent spiritual reality might prioritize religious authority, while a purely materialistic society might prioritize economic and physical well-being. तो जैसे कोई सोसाइटी है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअल या रिलीजियस अथॉरिटी को विश्वास करेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि कोई रिलीजियस पर्सन उस सोसाइटी का हेड बने या उसे चलाए। और जो सोसाइटी प्योरली मटेरियलिस्टिक है, जो मटेरियल में विश्वास रखती है, वो सोसाइटी क्या करेगी, वो इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करेंगी, पैसे को ज़्यादा महत्व देगी, फिजिकल वेलबींग को ज़्यादा महत्व देगी, कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, वेलबींग अच्छा होना चाहिए, फिजिकली एसी होना चाहिए, ये फिजिकल बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान देगी। और स्पिरिचुअली जो सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड है, इंक्लाइंड है स्पिरिचुअल की तरफ, वो रिलीजियस अथॉरिटी में ज़्यादा विश्वास करेगी। तो इस तरह से सोसाइटी का सोच विचार, सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है मेटाफिजिक्स की मदद से। देन इन शॉर्ट मेटाफिजिक्स प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क। मेटाफिजिक्स क्या करता है, हमें एक फ्रेमवर्क बना के दे देता है, एक ढांचा बना के देता है फॉर ऑल एजुकेशनल डिसीजंस, कि हम एजुकेशन में क्या पढ़ाएंगे, डिटरमाइनिंग वाई वी टीच, हम क्यों सिखाते हैं, व्हाट वी टीच, हम क्या सिखाते हैं, एंड हाउ वी टीच, हम कैसे सिखाते हैं। तो ये सब फ्रेमवर्क जो है, जो हमारी फिलोसफी बनती है, जो हमारे डिसीजंस बनते हैं, उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, मेटाफिजिक्स इन्फ्लुएंस करता है। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस क्या है, पहला है व्हाट इज़ रियलिटी, उसका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एम्स ऑफ एजुकेशन, इफ रियलिटी इज स्पिरिचुअल एंड अनचेंजिंग आइडियलिज्म, द एम इज टू डेवलप द माइंड एंड सोल। अगर ऐसी सोसाइटी है जिसमें स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आइडियलिज्म को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो सोसाइटी में हम लोग माइंड और सोल पर ज़्यादा काम करेंगे, फोकसिंग ऑन इटर्नल ट्रूथ्स। इफ रियलिटी इज मटेरियल एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल है, द एम इज टू डेवलप स्किल्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर ऐसी सोसाइटी है जो मटेरियल को ज़्यादा ध्यान देती है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है वो सोसाइटी, तो वो सोसाइटी में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा ध्यान देंगे। देन मैन पर क्या है, मेटाफिजिकल क्वेश्चन मैन के रीजन में, ह्यूमन नेचर के मामले में हम लोग क्या पूछेंगे। करिकुलम एंड मेथड्स, एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीकेशन है। इफ मैन इज एसेंशियली अ रैशनल एनिमल, द फोकस माइट बी ऑन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, रैशनलिज्म। मैन अगर रैशनल एनिमल है तो हम करिकुलम में किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फिलोसफी पे और मैथमेटिक्स पे। इफ मैन इज अ बंडल ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, द फोकस माइट बी ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर हम ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं या इंस्टिंक्ट से सीखते हैं, तो वो केस में हम लोग किस पे ध्यान देंगे ज़्यादा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। द डिबेट ओवर फ्री विल अफेक्ट्स कंसेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग। जो फ्री विल का जो डिबेट है कि आदमी फ्री विल है, अपनी मन से करता है, या फिर कोई दूसरा चलाए तो चलता है, तो ये बातें क्या गाइड करती है, डिसिप्लिन को गाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं देख रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है वहाँ पर, या फिर कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी हम रेड लाइट होने पर रुक रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फ्री विल है कि हमारी मर्जी है, फिर भी हम लोग डिसिप्लिन में हैं। सो ये चीज़ें गाइड करती है। तो हमें सोसाइटी कैसी बनाना है, कोई डंडा लेके खड़ा है तो ही सुधरेंगे, या फिर हम अपनी मर्जी से ही करेंगे अच्छा। सो ये सब बातें जो है ये आपका ह्यूमन नेचर के अंडर आ जाता है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर। अब जो कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर को, जब हम सब्जेक्ट करिकुलम डिसाइड करने के बाद हमको उसमें सब्जेक्ट में कुछ मैटर डालना है, तो क्या मैटर डालेंगे इसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अ व्यू ऑफ द यूनिवर्स एज ऑर्डरली एंड गवर्नड बाय लॉज प्रमोट्स द स्टडी ऑफ साइंस एंड स्ट्रक्चरल एकेडमिक्स डिसिप्लिन्स। अ व्यू ऑफ द यूनिवर्स एज chaotic और रैंडम माइट encourage क्रिएटिविटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट ओवर rigorous स्ट्रक्चर। अगर हम ऐसा मानेंगे कि यूनिवर्स जो है वो ऑर्डरली है, उसके सर्टन लॉज है, उस पर ही चलता है, तो हम किसको प्रमोट करेंगे, हम साइंस को प्रमोट करेंगे, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक डिसिप्लिन रहेगा, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई का एक फॉर्मेट रहेगा, बस यही पढ़ना है भाई हमको। अ व्यू ऑफ द यूनिवर्स एज केओटिक और रैंडम, अगर हम ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स केओटिक है, सब उथल पुथल है, रैंडम है, माइट एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वो केस में हम क्रिएटिविटी को और इमोशनल डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ओवर रिगरस स्ट्रक्चर। लेकिन रिगरस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम लोग, क्रिएटिविटी जिसे अजाइल कहते हैं कि हर बार चेंज हो रहा है, वैसा हम लोग स्टडी सब्जेक्ट मैटर तैयार करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।